हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन जिसको कि जिस चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जर्मन ने इन जो फ्रेंच लोग हैं इन पे आक्रमण कर दिया था और देश को अपने अधिकार में ले लिया था। और बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जो अलास्क है और जो लॉरेंस है वहां के स्कूलों के अंदर सिर्फ वहां पे जो लॉरेन अलास्का वहां पे जो जर्मन भाषा है वही पढ़ाई जाएगी और जो फ्रेंच भाषा का जो वहां पे पढ़ाया जाना था उसको बंद किया जा रहा था। और जो मिस्टर हैमल जो कि टीचर थे वहां पे जो फ्रेंच पढ़ाते थे इनको, तो वो टीचर है वो वहां से हमेशा के लिए जा रहे थे और जो नए जो मास्टर है नए जो टीचर हैं वो अगले दिन आने वाले थे। और जो मिस्टर हैमल है अब वो अपना लास्ट फ्रेंच भाषा का अपना जो लेसन है वो यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं और साथ में उनको ये भी बता रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, उसको उस पे पकड़ बना के रखनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने लास्ट में पढ़ा था गांव के बहुत सारे लोग हैं वो लास्ट लेसन को लेने के लिए आए थे, अपना जो रिस्पेक्ट है सम्मान है वो सारी चीज वहां पे शो कर रहे थे अपने देश के लिए भी और अपने टीचर के प्रति भी। तो उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। देखो कि while I was thinking of all this I heard my name called। कि while I was thinking of all this, कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में, all this मतलब इन सब के बारे में जब मैं थिंकिंग कर रहा था, मैं सोच रहा था, जब इन सब के बारे में मैं विचार कर रहा था, I heard my name called, मैंने मेरा जो नाम है वो called मतलब बोले जाते हुए, तो मेरा नाम बोले जाते हुए मैंने सुना। It was my turn to recite, कि ये मेरी टर्न थी, अब मेरी बारी थी। recite मतलब दोहरान करने की, उस बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say, कि what would I not have given to be able to say, कि जो चीज मैं बोलने में एबल ही नहीं था, जिस चीज को मैं कहने में, पार्टिसिपल के जो रूल थे उनको कहने में मैं एबल ही नहीं था, मैं समर्थ नहीं था। That dreadful rule for the participle all through, मतलब उस सारे रूल को देखो इसमें बताया कि what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, कि इस पूरे पार्टिसिपल के रूल को, भयानक पार्टिसिपल के रूल को पूरी तरीके से कहने में मैं समर्थ नहीं था, कहने में मैं एबल नहीं था। वेरी लाउड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, कि बहुत ही लाउड आवाज में, तेज आवाज में, क्लियर एकदम स्पष्ट रूप में, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना कोई मिस्टेक किए हुए, बिना कोई गलती किए हुए उस पूरे पार्टिसिपल के रूल को, नियम को मैं बोले जाने में मैं एबल नहीं था, मैं समर्थ नहीं था, मतलब मैं पूरी चीज सुनाने के अंदर एबल नहीं था, मुझे याद ही नहीं था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नो डेयरिंग टू लुक अप। तो देखो क्या बताया कि बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही वर्ड में, पहले ही शब्द में मिक्सड अप हो गया, मतलब पहले ही शब्द के अंदर मैं कंफ्यूज हो गया था जैसे ही मैंने सुनाना शुरू किया, क्योंकि मैं एबल ही नहीं था। एंड स्टूड देयर, और वहां पे खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट है वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था, मैं डेस्क को पकड़े हुए वहां पे खड़ा रहा। एंड नो डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का डेयरिंग मतलब साहस न जुटाते हुए, मेरे अंदर ऊपर देखने का साहस नहीं था, मेरा हार्ट है वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था, और मैं अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहीं पे खड़ा रह गया। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you little French, कि I heard मैंने सुना, Mr. Hamel say to me, कि Mr. Hamel ने मुझसे कहा, मैंने सुना, मुझसे कहे जाते हुए सुना कि I won't scold you, कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। You must feel bad enough, तुम्हें तो you must feel bad, कि तुम्हें तो बुरा लगा ही होगा, enough पर्याप्त रूप से, कि तुम्हें तो पर्याप्त रूप से बुरा लगा ही होगा। मस्ट मतलब यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें तो अवश्य बुरा लगा है। सी हाउ इट इज, की देखो हाउ इट इज की बात ऐसी है, कि हाउ इट इज ये कैसी है, मतलब ये सारी चीज को तुम सुनो, देखो। एवरीडे वी हैव सेड टू अवर सेल्वेज, कि एवरीडे प्रतिदिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, टू अवर सेल्वेज अपने आप से हम प्रतिदिन कहते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से इन लाइन को सुनो कि हम प्रतिदिन क्या कहते हैं, क्या हमारी कमजोरी बताई जा रही है इसमें। कि देखो बात ऐसी है कि प्रतिदिन हम अपने आप से कुछ कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि भाई अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास में बहुत सारा समय है, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसको टुमारो लर्न कर लूंगा, मैं इसे कल सीख लूंगा, कल याद कर लूंगा, हमारे पास में बहुत सारा टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, ऐसा हम सोचते हैं। एंड नाउ
यू सी वेयर वी हैव कम आउट एंड नाउ, और अब यू सी तुम देखते हो कि वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ गए हैं, तुम ये देख रहे हो हम कहाँ आ पहुंचे हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलास, क्या अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल कि यही बड़ी ट्रबल है अलास के साथ में, यही बड़ी समस्या है कि हम हर चीज को क्या कर देते हैं, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग कि हम जो लर्निंग है सीखना है वो छोड़ देते हैं, किस पे, टिल टुमारो कि कल आने वाले कल तक हम अपनी जो लर्निंग है सीखना जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं कि कोई भी चीज हो मैं कल करूंगा, कल पे कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए, जो करनी है वो आज करो, कल का कुछ पता नहीं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, कि नाउ अब दोज फेलोज की जो फेलो है मतलब जो लोग हैं, तो अब जो लोग हैं आउट मतलब बाहर के, आउट देयर मतलब आउट मतलब बाहर के जो लोग हैं, दे विल हैव द राइट टू से, वो तुम से टू यू कि वो तुमसे कहने का अधिकार रखते हैं। तो अब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि अब फ्रेंच लोगों के ऊपर जर्मन लोगों का अधिकार हो गया है, तब वो बता रहा है कि नाउ दोज फेलोज आउट, कि अब जो बाहर के जो लोग जो थे, जो बाहर के मतलब जो जर्मन के जो लोग हैं, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि उनके पास तुम्हें कहने का राइट है, वो उनके पास तुम्हें ये बात कहने का अधिकार है कि हाउ इज इट, कि ऐसा क्यों है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का तुम प्रिटेंड मतलब दिखावा करते हो, तुम फ्रेंचमैन होने की बात करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, एंड येट और अभी तक यू कैन नाइदर स्पीक, और नहीं तुम बोल सकते हो, नो राइट नहीं तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, कि अभी तक तुम अपनी लैंग्वेज को न बोल सकते हो न लिख सकते हो, और तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो, बात करते हो कि मैं फ्रेंचमैन हूँ, और अभी तक अपनी लैंग्वेज को तुमने बोलना पढ़ना सीखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहने का अधिकार रखते हैं। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, की बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच की छोटे प्यारे बेचारे लिटिल फ्रेंच, तुम रोस्ट नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्वेज विद, कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, कि हम सबको रिप्रोच करने का मतलब हमें खुद के पास में मतलब क्या है, ए ग्रेट डील मतलब हम खुद कारण है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, कि हमारा खुद का ये कारण है, हम खुद ये कारण रखते हैं, टू रिप्रोच मतलब धिक्कारने के लिए, और सेल्वेज अपने आप को, कि अपने आप को धिक्कारने के लिए हमारे पास बहुत से कारण है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, कि हम सबके पास में कारण है, टू रिप्रोच दिखाने के लिए, और सेल्वेज विद, कि हमें अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को रिप्रोच करने के लिए, बुरा भला कहने के लिए बहुत से मतलब डील है हमारे पास, ग्रेट डील है, बहुत कारण है, बहुत सारे कारण है। और कारण कौन कौन से देखो आगे। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, कि योर पेरेंट्स तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे जो माता पिता हैं, वर नॉट एनेक्सेस, वो एनेक्सेस नहीं थे, वो खुद चिंतित नहीं थे, इन पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें लर्न करवाने के लिए, तुम्हें पढ़ना लिखाने सिखाने के लिए पर्याप्त रूप से तुम्हारे पेरेंट्स है वो एनेक्सेस नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। दे प्रेफर मतलब उन्होंने प्रेफर किया था, उन्होंने अधिक पसंद किया था, प्रायोरिटी दी थी, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि फार्म में खेत में काम करवाने के लिए, तुम्हें खेत में काम करवाने के लिए या फिर मिल में काम करवाने के लिए उन्होंने प्रेफर किया था, पसंद किया था कि खेत पे काम करवाया जाए या फिर मिल में काम करवाया जाए। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि तुम लिटिल मोर मनी मतलब अधिक पैसा प्राप्त कर सको, अधिक पैसा तुमसे प्राप्त किया जा सके, वो तुम्हारे पेरेंट्स है वो इस काम में तुम्हें लगाए रखा। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, मैं भी दोषी हूँ इस बात में, मुझे भी ब्लेम दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, कि क्या आई नॉट ऑफन मतलब प्राय, सेंट भेजना, यू तुम्हें, कि प्राय मैंने तुम्हें क्या नहीं भेजा था, टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मेरे पौधों को, मेरे फूलों को, मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए, क्या प्राय मैंने तुम्हें नहीं भेजा। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने लेसन को सीखने की बजाय, अपने जो पाठ है उनको सीखने की बजाय, क्या मैंने तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए प्राय नहीं भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मुझे फिशिंग के लिए मैं जाना चाहता था, जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दी थी, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं देती थी, मतलब मैंने खुद अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों का ध्यान नहीं दिया था। तो तुम्हारा अकेला दोष नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी है और मैं खुद भी दोषी हूँ। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical,
तो फिर वो क्या कहते हैं कि देखो देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो मतलब एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर जाते हुए मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, फ्रेंच भाषा के ऊपर वो कंटिन्यू बोलते रहे, सेइंग दैट, और कहते रहे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड की, संसार की सबसे ज्यादा सुंदर ये लैंग्वेज थी, ऐसा वो बोल रहे थे। फ्रेंच लैंग्वेज की वो प्रशंसा कर रहे थे मिस्टर हेमल जो टीचर है, कि ये संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट, एकदम क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया। देखो हर जगह की क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल बताया है, द क्लियरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा क्लियर, सर्वाधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक लॉजिकल, तर्क संगत, दैट वी मस्ट guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो देखो क्या बताया है कि दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसको गार्ड करना है, मतलब हमें इसकी रक्षा करनी है, हमारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हमें बचाए रखना है, अवश्य इसकी सुरक्षा करनी है, मस्ट का यूज दिया है। और देखो लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस इसमें बताई है कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी है अमंग अस, हमारे बीच में, कि हमारे बीच में हमें लैंग्वेज की रक्षा करनी है, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग एनस्लेव होते हैं, जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, वे होल्ड फास्ट मतलब एकदम फास्टली, एकदम तेजी से, मतलब बहुत ही पक्की तरीके से अगर वो अपनी लैंग्वेज को पकड़े हुए हैं, कि जब तक वे अपनी लैंग्वेज को एकदम फास्टली वो पकड़े हुए हैं, तो वो क्या कैसे होता है कि इट इज एज इफ, कि इट इज यह ऐसे होता है एज इफ जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास की चाबी हो, टू देयर प्रिजन अपनी प्रिजन की मतलब जेल की चाबी उनके पास में हो, तो ऐसा लगता है अगर वो लैंग्वेज को पकड़े हुए रखेंगे। इसमें बताया है कि क्योंकि जब लोग एनस्लेव्ड होते हैं, जब दास होते हैं, गुलाम बना लिए जाते हैं, तो जब तक उनके पास, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़े हुए रखते हैं, एकदम पक्की तरीके से अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए रहते हैं, तो इट इज ये ऐसा होता है एज इफ जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास प्रिजन की चाबी हो, मतलब वो कभी भी जेल से बाहर वो आ सकते हैं। इस प्रकार से लगता है अगर व्यक्ति अपनी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ रहेगा तो। जैसे सोचो कि अंग्रेजों ने अपन इंडियंस को अपने अधिकार में किया था, इंग्लिश का बहुत ज्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन हम लोग अपनी लैंग्वेज से हम जुड़े रहे थे, हमने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी थी, और हिंदी को हमने अपनी जो भाषा है, जो देश की जो भाषा है वो हमने हिंदी को बनाया था, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो अपनी भाषा से हमेशा जुड़े रहो। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, और फिर क्या हुआ, इसने इतना बता दिया, देन फिर ही ओपन ए ग्रामर, उसने ग्रामर की पुस्तक वो खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारा जो लेसन था, हमारा जो पाठ था, उसको उन्होंने पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि आई वॉज अमेज्ड टू सी, कि यह देख करके मैं अमेज्ड था, मैं एकदम सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी, हाउ वेल कितनी अच्छे तरीके से, आई मैं, अंडरस्टूड इट कि मैं इसको समझ गया था, मैंने इसको समझ लिया था, मैं इस बात पे इतना ज्यादा मतलब ये देख करके अचंभित था कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, कि ऑल ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा था, मतलब सारी चीजें जो उन्होंने कही थी, मिस्टर हेमल ने कही थी, वो सीम्ड सो इजी, वो बहुत ही इजी लगी थी, सो इजी, बहुत ज्यादा सरल। आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. कि I think too, मैंने ये भी सोचा, क्या सोचा है कि मैं ये भी सोचता हूँ कि I had never listened so carefully, कि मैंने कभी भी इतना केयरफुली नहीं सुना था, इतना ध्यान देकर के मैंने कभी कोई बात को नहीं सुनी थी। एंड दैट, और ये भी सोचा कि he had never explained everything with so much patience, कि इतने पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में उन्होंने भी प्रत्येक चीज को कभी एक्सप्लेन नहीं किया था, कभी भी उन्होंने समझाया भी नहीं था। तो दोनों चीजें उसने इक्वली सोची। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। तो देखो क्या बता रहा है कि इट सीम्ड, कि ये ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था, लगभग ऐसा लगता था एज इफ जैसे कि द पुअर मैन, कि ये जो पुअर मैन मतलब ये जो बेचारा, जो मिस्टर हेमल है, जो बेचारा आदमी है, वांटेड टू गिव अस ऑल, कि वो हमें सब कुछ देना चाहता था।
ही न्यू, जितना वो जानता था बिफोर गोइंग अवे, कि जाने से पहले जितना वो जानता था वो सब कुछ हमें देना चाहता था, ऐसा वहां पे प्रतीत होता था। लगभग ऐसा ही लगता था कि ये टीचर जितना उसके पास में नॉलेज है वो पूरा नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को वो दे दे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में, एक ही वार में वो पूरी जो सारी चीजें है वो हमारे हेड में डाल दे, हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में वो डाल दे, ऐसा प्रतीत वहां पे होता था। इसके बाद में देखो, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, कि ग्रामर के बाद में हमारा जो राइटिंग का लेसन हुआ, लिखने का लेसन हुआ। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, कि दैट डे, उस दिन जो मिस्टर हेमल थे, हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कॉपी लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुल राउंड हैंड, मतलब गोलाकृति के साथ में, मतलब अपना जो गोल गोल जो हस्तलेख है, वो सुंदर एक गोल गोल हस्तलेख लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था उसमें? फ्रांस अलास, फ्रांस अलास। तो जो होता है ना कॉपी में शब्द जमाते हैं, तो वैसे ही ये राइटिंग का लेसन हुआ था। मिस्टर हेमल वो नई कॉपी लेके आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत सुंदर गोल हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांस अलास, फ्रांस अलास, की उनको जमाना था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कि दे लुक्ड विद, दिख रहे थे, वो ऐसे प्रतीत होते थे, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे फ्लैग्स के समान, छोटे छोटे झंडों के समान वो दिख रहे थे, फ्लोटिंग, जो कि तैर रहे हो, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम के अंदर प्रत्येक जगह वो छोटे छोटे फ्लैग के समान, वो शब्द है वो छोटे छोटे झंडे के समान तैरते हुए प्रतीत होते थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, कि हंग वो लटके हुए थे, फ्रॉम द रोड मतलब रोड से, छड़ों से वो लटके हुए थे, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, कि हमारी डेस्क के टॉप पे, हमारी डेस्क के ऊपरी हिस्से में लगी रोड पे वो लटके हुए थे, ऐसा वो प्रतीत होते थे, ऐसे वो शब्द है वो दिखाई होते थे। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, कि you ought to have seen, कि आपको देखना चाहिए था कि how everyone set to work, कि किस प्रकार से everyone, प्रत्येक व्यक्ति है वो काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहां पे कितनी क्वाइटनेस थी, कितनी शांति थी, ये चीज आपको देखनी चाहिए, इमेज कर सकते हो आप। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, द ओनली साउंड, की एकमात्र आवाज थी, कौन सी? स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर पेन के स्क्रेच करने की, पेन के रगड़े जाने की आवाज है वो आ रही थी। वन सम बीटल फ्लू इन, कि एक बार कुछ बीटल्स थी, कुछ मक्खियां थी, वो फ्लू इन, अंदर आ गई थी। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट नो बडी, लेकिन किसी ने भी पेड एनी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया था, टू देम, उनकी तरफ, लेकिन उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। नोट इवन द लिटलेस्ट वन, कि छोटे से छोटे, लिटलेस्ट मतलब एकदम छोटे से छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too, कि who worked, छोटे से छोटे बच्चे ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। who worked, जो कि वर्क मतलब लगे हुए थे, right on tracing their fish hook, जो कि अपनी फिश हुक मतलब मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, उस कांटे के ट्रेस मतलब चित्र बनाने में वो लगे हुए थे। जो छोटे बच्चे हैं वो मछली पकड़ने के कांटे के चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ, जैसे कि, दैट वॉज फ्रेंच टू, की जैसे कि वो भी फ्रेंच हो, मतलब ऐसा उनको लग रहा था जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा हो। तो उन चित्र बनाने के अंदर वो जो बच्चे हैं, छोटे से छोटा बच्चा है वो भी उसमें लगा हुआ था, और उसने भी उनकी तरफ ध्यान है वो नहीं दिया। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कि ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो कूड वेरी लो, वो बहुत धीरे धीरे कूड मतलब अपनी आवाज निकाल रहे थे, वो गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, अपने मन में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, की क्या वो पिजन्स को भी, यहाँ तक कि कबूतरों को भी, क्या वो जर्मन में गाने के लिए बाध्य करेंगे, उनको जर्मन में गाने के लिए कहेंगे कि तुम भी जर्मन भाषा में अपनी जो कूड है, अपनी जो गुटरगू है वो करो। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो देखो बता रहा है कि whenever I looked up from my writing, कि जब कभी I looked up, मैंने ऊपर देखा, from my writing, कि मेरी राइटिंग से, मेरे लिखने के काम से जब कभी मैंने ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा कि मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस, कि मिस्टर हेमल है वो मोशनलेस बैठे हुए थे, एकदम मतलब बिना किसी गति किए हुए बैठे हुए थे, इन ही चेयर, अपनी चेयर में। कि जब कभी लिखते हुए मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मिस्टर हेमल है वो अपनी चेयर में मोशनलेस बैठे हुए थे, बिना किसी हलचल के, वो बिना हिले डुले मूवमेंट के वो बैठे हुए थे।
एट गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और गेजिंग वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग एक चीज की तरफ, एक से दूसरी चीज की तरफ वो घूर रहे थे, एज इफ जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स, कि वो फिक्स करना चाहते हो, इन हिज माइंड अपने माइंड में वो फिक्स करना चाहते हो, बैठाना चाहते हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम के अंदर प्रत्येक चीज को वो अपने माइंड में बैठाना चाहते हो, अपने माइंड में उस सारी चीज को अंकित कर लेना चाहते हो, इस तरीके से वो वहां पे घूर रहे थे हर एक चीज को। अब फैंसी मतलब थोड़ा सोचो विचार कीजिए कि फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, कि फॉर 40 years कि 40 वर्ष से, जरा आप सोचिए विचार कीजिए कि 40 वर्षों से he had been there, कि वो वहीं पे था, इन द सेम प्लेस, कि उसी सेम स्थान पे वो था, विद हिज गार्डन अपने गार्डन के साथ, आउटसाइड द विंडो की विंडो के बाहर अपने गार्डन के साथ, मतलब उसका जो गार्डन है वो बगीचा भी वहीं था, वो भी 40 वर्षों से उसी सेम स्थान पे था, खिड़की के बाहर उसका विंडो भी वही, खिड़की के बाहर उसका गार्डन है वो भी वहीं पे था, उसके सामने उसके पास में था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास थी, मतलब 40 वर्षों से सेम चीज है वो हमेशा से ऐसी हो रही थी, जस्ट लाइक दैट, मतलब हमेशा वैसे ही, हमेशा सेम तरीके से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, कि केवल जो डेस्क और जो बेंच थी वो वोर्न स्मूथ, वोर्न मतलब घिस करके वो स्मूथ हो गई थी, थोड़ी चिकनी हो गई थी जो डेस्क और बेंच है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, और जो वॉलनट ट्री थे, जो मतलब अखरोट के जो पेड़ थे वो गार्डन के अंदर वो टालर हो गए थे, वो थोड़े लंबे हो गए थे, एंड द होप वाइन, और जो बेल थी, लताएं थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो होप वाइन थी, मतलब जो लताएं थी, जो बेल थी, वो प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद प्लांट की थी, जो उसने खुद ने लगाई थी, वो ट्विन मतलब एकदम ट्विन हो गई थी, मतलब लिपट करके, वो विंडो से लिपट करके टू द रूफ, वो रूफ तक पहुंच गई थी, मतलब जो होप वाइन उसने लगा रखी थी, जो बेल लगाई थी, वो खिड़कियों से ट्विन होकर के, खिड़कियों से लिपट करके वो छत तक पहुंच गई थी, रूफ तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, की हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, कि ये किस प्रकार से उसके हर्ट को ब्रोक कर रहा था, टू लीव इट ऑल, कि इन सब चीजों को छोड़ना, इन सब चीजों को छोड़ करके जाने का जो उसका जो काम था, तो इन सब चीजों को छोड़ना ही उसके हर्ट को वो तोड़ रहा होगा, तोड़ रहा था, उसके हर्ट को वो ब्रोक कर रहा था, पुअर मैन बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, कि टू हियर सुनना, हिज सिस्टर उसके सिस्टर की मूविंग अबाउट इन द रूम, के कमरे रूम अबव ऊपर कमरे में उसके सिस्टर की जो मूवमेंट थी, मतलब इधर उधर चलने की जो आवाज थी उसको सुनना, एंड पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके ट्रंक को मतलब उनके सामान को, जो ट्रंक था, संदूक था, बक्सा था, उसको पैक करना, अपने सामान को बांधने की आवाज को सुनना, मतलब ये सारी चीज है वो उसके हर्ट को ब्रोक कर रही थी, उसका दिल तोड़ रही थी, इसको छोड़कर जाने के बाद। अब कमरे में ऊपर उसके सिस्टर की मूवमेंट की आवाज, ट्रंक्स अपना जो सामान है उसको पैक करने की आवाज, तो सारी चीज उसके हर्ट को है वो तोड़ रहे थे, उसका दिल है वो तोड़ दिया था। For they must leave the country, must leave उनको छोड़ना था, द कंट्री, कंट्री को, नेक्स्ट डे की अगले दिन उनको कंट्री को छोड़ना था, अपने देश को छोड़ करके अगले दिन उनको जाना था। तो ये सारी चीज है वो बहुत ही उसको बहुत ही ऐसे दर्द देने वाली लग रही थी, सामान पैक हो रहा था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके पास में करेज था, उसके पास में इतना साहस था, टू हियर एवरी लेसन की प्रत्येक लेसन को सुन के टू द वेरी लास्ट के एकदम अंत तक। कौन? ये जो लिटिल फ्रेंच है उसके पास में इतना करेज था, साहस था कि वो प्रत्येक लेसन को एकदम लास्ट तक वो सुन सकता था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बेबी बो, कि आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद में लिखने का जो काम हो गया था, उस लिखने के बाद में वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का लेसन हुआ, इतिहास का पाठ हुआ। और फिर क्या हुआ? द बेबी चेंटेड, बच्चों का जो चेंटेड मतलब गाना गाना, दोहराना, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका बा बे बी बो, ये उनका कोई सॉन्ग है, उसको दोहराने का, उनका गाने का एक लेसन हुआ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, कि बैक ऑफ द रूम, रूम के पिछले हिस्से में जो ओल्ड होसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना जो स्पेक्टेकल था, चश्मा था, वो उसने पुट ऑन मतलब पहन लिया था, जो इतनी देर पोथी के ऊपर रखा हुआ था, उस चश्मे को उसने ओल्ड होसर ने पहन लिया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपनी प्राइमर को, पोथी को दोनों हाथों में पकड़े हुए था।
एंड स्पेल द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ में वो भी लेटर्स को स्पेल करा था, मतलब छोटे बच्चों के साथ में वो भी अक्षरों को बोल रहा था। छोटे बच्चों का जो बेबी वो जो चल रहा था उनके साथ ही वो उन लेटर्स को वो बोल रहा था। जैसे अपने होता है ना कैसे कबूतर, वही चीज है। ए फॉर एप्पल, तो ये उनका बेबी वो है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि वो भी क्राई कर रहा था, वो भी रो रहा था। जो ओल्ड होसर है वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेमल्ड विद इमोशन, इमोशन के साथ में, फीलिंग्स के साथ में, भावुकता के कारण उसकी जो आवाज थी, वॉइस थी, वो ट्रेमल्ड मतलब कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना है वो बहुत ही फनी था, मतलब बहुत ही हास्यास्पद था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब उनके साथ हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई, रोना चाहते थे, क्योंकि वो भी रो रहा था, मतलब रोना भी आ रहा था और उसके रोने को देख करके हंसी भी आ रही थी। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और ऑल एट वंस, और इन सब के बाद तुरंत ही चर्च ने 12 बजा दिए थे। उसने जो 12 बजने की जो घंटी है वो बजा दी थी। देन द एंजलिस, और फिर एंजलिस, एंजलिस एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, जो प्रेयर का टाइम होता है, तो फिर वो प्रार्थना एंजलिस नाम की जो प्रार्थना है वो हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, एट द सेम मोमेंट, और उसी सेम मोमेंट पे, उसी सेम टाइम, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, की पर्शियन लोगों की जो ट्रम्पेट थी, ट्रम्पेट मतलब एक जो तुरई थी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पर्शियन लोगों ने वो ट्रम्पेट बजाया, अपनी तुरई है वो बज उठी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल से, अभ्यास से लौट रहे थे। जब वो स्कूल आया था तब वो अभ्यास कर रहे थे, और इस टाइम वो अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और हमारी विंडो जो थी, हमारी जो खिड़की थी, उस खिड़कियों के नीचे वो साउंड करने लग गए थे। पर्शियन के ट्रम्पेट है वो हमारी खिड़कियों के नीचे साउंड करने लग गए थे, जो कि अभ्यास से लौट रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन ही चेयर, मिस्टर हैमल है वो स्टूड अप, वो खड़े हो गए थे। वेरी पेल, एकदम पीले पड़ गए थे, मतलब वेरी पेल, एकदम वो पीले हो गए थे। और अपने जो मिस्टर हैमल थे वो स्टूड अप इन ही चेयर, अपनी चेयर से वो खड़े हो गए, अपनी कुर्सी से वो खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, आई नेवर सा हिम, मैंने उनको कभी नहीं देखा था। लुक सो टाल, के इतना टाल, इतना लंबा, इतना ऊंचा, मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा, मिस्टर हैमल ने कहा कि माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड, मेरे मित्रों, आई, इतना बोल करके, मतलब वो उससे बोला नहीं जा रहा। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उनको चौक कर दिया, मतलब उनका गला है वो अवरुद्ध कर दिया, उनसे बोला नहीं गया, क्योंकि उनको रोना आ रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कंटिन्यू नहीं बोल पाए, वो लगातार बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, टू ए पीस ऑफ चौक, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। देन फिर ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, उस ब्लैकबोर्ड जो होता है उसकी तरफ वो मुड़े। टू ए पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी माइट को, पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी ताकत को उसने बियर मतलब पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए, पूरी ताकत को उन्होंने जुटाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उसने लिखा। क्या लिखा? वी वे ला फ्रांस, की फ्रांस जिंदाबाद। ये फ्रांस भाषा के अंदर बोला जाना वर्ड है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वी वे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ऐसे उन्होंने बोला, एकदम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की वो एकदम प्रशंसा करते हुए उन्होंने बोला कि फ्रांस जिंदाबाद, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद हम बोलते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, कि देन फिर ही स्टॉप्ड, वो रुके, जो मिस्टर हैमल थे वो रुका। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने दीवार के सहारे, अगेंस्ट मतलब सहारे, दीवार के सहारे अपना जो हेड था, सर था, उसको लीन मतलब झुका लिया, उन्होंने झुकाया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर मतलब इशारा किया, टू अस हमें, विद हिज हैंड अपने हाथों से हमें उसने इशारा किया, बिना कोई शब्द बोले। क्या इशारा किया? कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल है वो डिसमिस हो जाता है, मतलब स्कूल है वो यहाँ पे खत्म होता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। इस तरीके से उन्होंने इशारा किया था, उनसे बोला नहीं गया, एक शब्द उनके मुंह से निकला नहीं। तो इतना प्रेम एक देशवासी है वो अपने देश से, अपनी लैंग्वेज से करता है। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश से इतना ही प्रेम करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को इतना ही हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपनी लैंग्वेज का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया है यहाँ तक। अब आपको बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में बताना है कि जब राइटिंग का लेसन हुआ था तो कौन से शब्द है वो लिख के, जो कॉपी है मिस्टर हैमल लेके आए थे, कौन सी कॉपी को मिस्टर हैमल है वो लिख के आए थे। और लास्ट में आपको बताना है कि बच्चों ने कौन सा स्वर है वो वहां पे रिपीट किया था।
ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।